माँ आपने 20 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की थी। ठीक है। लोगों का सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि वो पागलों की डॉक्टर है ना? हाँ। तो उस टाइम आपके पेरेंट्स का, आपका और आपके आले दुआले का क्या रिएक्शन था जब एक आप साइकोलॉजिस्ट बनने की सोची जब बने? कोई टीनेजर ने गलती कर दी, कोई ऐसी गलती कर दी कि जिसको शायद आप रिसॉल्व भी बड़ी मुश्किल से करोगे, है ना? किसी का एक्सीडेंट कर दिया या फिर वो इतना छोटा था कि बाइक चला के कुछ गलत वो कर दिया, तो उस टाइम पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होना चाहिए? हम 30 सेकेंड रील देखने के आदी हो गए, टेंशन स्पैन हमारा कम हो गया। हम सुनना नहीं चाहते अगले बंदे को। आप सुनोगे नहीं तो रिलेशनशिप में सबसे बेसिक ही लिसनिंग है। पेरेंट्स इतने बिजी हो जाते हैं या फिर टीनेजर इतने बिजी हो जाते हैं, तो उनकी बहुत सारी ट्यूशन्स हैं, स्कूल है, तो कम्युनिकेशन गैप आ ही जाता है। नंबर नहीं आ रहे, है ना? ये तो एक बहुत बड़ा घपला टाइप्स है बच्चों के साथ। ये चीज़ कैसे आप पेरेंट्स को समझाते हो कि एजुकेशन के बिना बाकी बच्चों का बाकी एक्टिविटीज़ भी उतनी ज़रूरी हैं? तो मेरा ये रोल होता है, पहले तो हम आईक्यू टेस्टिंग करते हैं बच्चे की कि उसमें पोटेंशियल है भी कि नहीं है। एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, संस्कार होते क्या हैं, असली डेफिनेशन क्या है ये संस्कारों की? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूँ पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड, जहां पे हम देते हैं आपको ढेर सारी जानकारी, मिलाते हैं मेंटोर से, गुरुओं से और इन्फ्लुएंसर से, डॉक्टरों से, अलग अलग फील्ड के मास्टर से। आज मैं जिनसे मिलाने जा रही हूँ, आम लोग उनके पास जाना नहीं पसंद करते, और अगर जाते हैं तो फिर वो अपने आले दुआले, अपने घर वालों से भी छुपाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम इनके पास जाएंगे या फिर इनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो लोग हमें समझेंगे कि हम मेंटली सिक हैं, है ना? तो मैं आज उन्हीं बीमारी को लेके, उन्हीं चीज़ों को लेके आज मैं जिनको मिलाने जा रही हूँ वो हैं डॉक्टर रूबी जी। वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमें बताएंगी अपनी बहुत सारी, ढेर सारी जानकारी कि हमें अपनी दिमागी, मन या फिर दिल की बीमारी जो कि हमें अंदर ही अंदर घुटन देती है और सबसे ज़्यादा फैलती जा रही है, उससे कैसे बचाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिडन माइंड्स। हिडन माइंड्स है जो वो टीनेजर पेरेंटिंग के ऊपर है, जो कि उन्होंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर लिखी है। आज मैं स्वागत करना चाहती हूँ डॉक्टर रूबी जी का। डॉक्टर रूबी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट विद शालू में। थैंक यू सो मच शालू, ऑनर है मेरा, मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ और इसी बहाने मैं अवेयरनेस कर रही हूँ कि इट इज़ नॉर्मल टू कम टू अ साइकोलॉजिस्ट। आप आएँ, बात करें, आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी बात बोली मैम। पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। मेरा पूरा नाम है डॉक्टर रूबी आहूजा और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी प्रैक्टिस को 23 साल हो गए। शुरू में मैंने डी एडिक्शन सेंटर्स में भी 15 साल काम किया है और अब मैं अपना काम कर रही हूँ। मैंने पीएचडी करा हुआ है और लाइसेंस लिया हुआ है प्रैक्टिस का। हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। मैंने हार्वर्ड से एक डिप्लोमा किया हुआ है। मैंने अमेरिकन साइकियाट्री एसोसिएशन से एक डिप्लोमा किया हुआ है वाओ। और एक बुक लिखी है। और एट प्रेजेंट मैं चेयरवुमेन हूँ CII IWN इंडियन वुमेन नेटवर्क की। ये और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ जिसका नाम है कोग्निटिव। और कोग्निटिव का पर्पस ये है कि साइकोलॉजी को प्रमोट करें। साइकोलॉजी, एवरीथिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ साइकोलॉजी, चाहे वर्कशॉप्स हों, चाहे सेमिनार्स हों, इंटर्नशिप्स हों साइकोलॉजी के बच्चों के लिए, या एनीथिंग टू डू विद टेस्टिंग हो, डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट हो। वाह, बहुत अच्छा मैम, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, आप बहुत सारा कुछ कर रहे हो बेसिकली लोगों के मन के बोझ को हल्का करने के लिए, है ना? राइट। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मैम आपने 20 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की थी, ठीक है। तो उस टाइम तो आई थिंक साइकोलॉजिस्ट बनना और किसी को बोलना कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, लोगों का सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि वो पागलों की डॉक्टर है ना? तो पागलों के डॉक्टर हैं, या फिर लोगों को लगता है कि अगर कोई जाएगा वो पागल है, पक्का पागल है, तो ये एक धब्बा लगा देना था। तो उस टाइम आपके पेरेंट्स का, आपका और आपके आले दुआले का क्या रिएक्शन था जब एक आप साइकोलॉजिस्ट बनने की सोची जब बने?
तो जब 22 साल पहले मैंने पीएचडी करी, मैंने अपनी शादी के बाद पीएचडी करी, तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया एंड वो आज भी करते हैं। मैंने पढ़ाया, लेक्चरशिप करी, जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी होती है कि पीएचडी करो और लेक्चरशिप कर लो, मैंने करा। 5 साल मैंने लेक्चरशिप भी करी। कुछ मज़ा सा नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि मैं वही चीज़ रिपीटेटिवली बड़े साल तक शायद नहीं पढ़ा पाऊँगी। मुझे कुछ डिफरेंट करना है और इस साइकोलॉजी को सोसाइटी को वापस देना है, कुछ ऐसा काम करना है। तो मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा। उस समय में फिर मैंने डिप्लोमा किया, लाइसेंस लिया आरसीआई से, रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया से, प्रैक्टिस करने के लिए। तो जब मैंने ये सब किया तो हाँ, घर वालों को लगा कि लेक्चरर की पैसे तो बहुत होते हैं, तब तो 70,000 80,000 लेक्चरर कमाता है, और तुम तो साइकोलॉजिस्ट हो और ऐसे काउंसलिंग के तो 15-20 हज़ार हैं, तो क्यों कर रहे हो, मतलब व्हाई आर यू डूइंग इट, है ना। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा। प्रेशर पेरेंट्स से, इन लॉज से होता ही है ना कि आप बेटर जॉब का, लेक्चरशिप क्लीन जॉब है, आप डी एडिक्शन सेंटर में क्यों जाना चाहते हो। पर ऐसा बहुत प्रेशर भी नहीं था, बहुत रुकावट नहीं थी, सबने फिर उसके बाद एक्सेप्ट किया कि ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप करो। वो करो। पैसे के लिए जॉब नहीं किया, पैशन के लिए किया, ये बात पैशनेट थी, बहुत अच्छी बोली मैम। मेंटल हेल्थ के लिए पैशनेट थी, ह्यूमन माइंड को पढ़ने और पढ़ाने के लिए और समझने के लिए। तो जो पैशन था वो किया। तो बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने। मुझे आपकी बात से एक चीज़ बताना चाहूँगी। मुझे भी यही लगता है कि जो पैशन होता है ना, हाँ। वो जब वो काम करते हैं वो इजीली हो जाता है। हाँ। है ना। जो आपको फोर्सफुली काम करवाए जाते हैं वो फोर्सफुली ही रह जाते हैं हमेशा। राइट। तो इसीलिए पैशनेट होके काम करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और आपको मज़ा आता है, मज़ा आता है। आपको जब, अब आज भी मैं पैशनेट हूँ, आज भी मेरे अंदर वही फायर है जो पहले थी। तो जब इंटर्न्स आते हैं मेरे पास तो उनको ऐसा लगता है कि मैम, हमारा साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है जब हम आपसे इंटर्नशिप करते हैं। क्योंकि वो सोच के आते हैं कि हम पता नहीं कैसे डील करेंगे, पर हम इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं कि आसान हो जाता है, बहुत मुश्किल नहीं होता। अब आते हैं हम मैम आपकी जो आपका प्रोफेशन है उसके ऊपर, जिससे लोगों को बहुत सारी हेल्प होगी आज। तो जैसे कि मैं पहले तो जानना चाहूँगी कि जैसे टीनेजर, एज अ टीनेजर पेरेंट्स बनना और उनको समझना कितना टफ है। टीनेजर एक ट्रांजिशन पीरियड होता है हर एक इंसान की ज़िंदगी में, बचपन से एक ऐसे पीरियड में जहाँ पे उसकी बॉडी चेंजेस दिखा रही है, उसका मेंटल चेंजेस हो रहे हैं और एनवायरनमेंट में बदलाव आ रहा है, उसके फ्रेंडशिप्स बदल रही हैं, पेरेंट्स के साथ इक्वेशन बदल रही है, वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है घर में और सोसाइटी में, मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, कहाँ खड़ा होता हूँ। उसको अपनी बॉडी इमेज का बड़ा ध्यान रहता है टीनेजर को, उनको ऐसा लगता है, बार बार वो शीशा देखते हैं और बार बार अपनी इमेज, उनको ऐसा सो टीन ब्रेन में एक अपनी एक ऑडियंस होती है, उनके ब्रेन में एक ऐसी ऑडियंस है जो उन्हीं के लिए अपलॉज कर रही है और उन्हीं को क्रिटिसाइज कर रही है, जो कि रियल में नहीं होता है। रियल में नहीं होता। तो उनको ऐसा लगता है कि हमें उस ऑडियंस को खुश रखना है। सो दैट्स हाउ व्हाट टीन ब्रेन इज़ ऑल अबाउट। तो ये एक ट्रांजिशन, जब भी शालू ट्रांजिशन होएगा ना लाइफ में, तो थोड़ा मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। जैसे आपकी शादी होती है तो थोड़ा स्ट्रेस होता है, फिर आप रिटायर होते हो, फिर अगर वेदर बदलता है तो हम बीमार होते हैं, खांसी जुकाम होता है। उसी तरह लाइफ में जब भी कोई मेजर चेंज आएगा तो मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। बेसिकली अगर मैं इस बात को आपकी समझूं तो जब जब मेजर चेंजेस आएंगे, चाहे वो टीनेजर के हैं चाहे किसी भी एज में है, तो आपको कुछ ना कुछ मेंटल इश्यूज आएंगे आएंगे। बेसिकली दिमाग को एक्सेप्ट करने के लिए चीज़ों को टाइम लगता है। एब्सोल्युटली, बॉडी को भी लगता है, जैसे सीजन बदल रहा है तो बॉडी टाइम लेती है एक्सेप्ट करने में, तभी बुखार होता है ना, तभी बुखार होता है। सो आवर बॉडी इज आल्सो फाइटिंग। माइंड, अगर इमोशनली आप स्ट्रांग हो तो चेंजेस बड़े आसान हो जाते हैं, अगर आप इमोशनली वनरेबल हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये बात बहुत सही बोली मैम आपने कि इमोशनली स्ट्रांग होना। टीनेजर्स में बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, बहुत गलतियाँ, बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, जिससे पेरेंट्स को बहुत डर लगता है। चाहे वो सोसाइटी और समाज के नाम से डर लगता है, चाहे वो उनकी लाइफ के लिए का। समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, समटाइम क्या होता है कि बच्चे प्रेग्नेंट हो जाते हैं क्योंकि उनके फिजिकल रिलेशन हो जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। और समटाइम
टाइम्स क्या होता है कि बच्चे बैड कंपनीज में चले जाते हैं, कुछ गलत लोगों की बातों में आ जाते हैं, है ना। सम टाइम ये होता है कि उनका मन ही पढ़ाई में नहीं लगता। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। सो टीन ब्रेन जो होता है वो रिस्क टेकर होता है हमेशा। वो कुछ ऐसा डिफरेंट करना चाहते हैं जिससे उनके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, थोड़ा खुशी, एक्साइटमेंट। तभी सब टीनेजर सोशल मीडिया पे हैं। तभी अब गलतियों से अगर हम बात करें तो वो कुछ ऐसा डिफरेंट करना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है उसमें एक्साइटमेंट रहती है ना। और इमोशनल ब्रेन है उनका, जो लॉजिकल ब्रेन है जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो डेवलप होता है 25 साल में। तो हर डिसीजन इमोशनल है। किसी ने अगर इमोशंस में हमें कैद कर लिया या फंसा लिया तो हम न्यूड फोटोज़ भी भेज देंगे उसको। अगर हमें किसी ने इमोशनली कह दिया, अगर पीयर प्रेशर है तो ड्रग्स भी कर लेंगे, ट्राई करेंगे, क्योंकि इमोशंस है। रिलेशनशिप भी इमोशंस है, सब कुछ इमोशनल है उनकी लाइफ में, लॉजिकल नहीं है। लेकिन पेरेंट्स लॉजिकल हैं क्योंकि उनका ब्रेन लॉजिक से चलता है। उनको ये लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा। टीन जो है वो आज के लिए जीता है, अभी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, अभी मुझे खुशी मिलनी चाहिए उसको। अब हम 10वीं के बच्चे को या 9वीं के बच्चे, किसी भी क्लास में, कि पढ़ लो काम आएगा, पढ़ लो, ये स्टैंडर्ड डायलॉग है जो हर पेरेंट बोलता है। उसको नहीं समझ में आता जब तक एक टीनेजर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। अगर वो टॉप कर रहा है या कुछ ऐसा, उसको ग्रेटिफिकेशन मतलब रिवॉर्ड मिल रहा है, तब तो वो करेगा। बेसिकली अगर मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, हाँ। एक टीनेजर अपनी हैप्पीनेस या फिर अपनी जो दिमागी हैप्पीनेस के लिए सब कुछ कर रहा है। सब कुछ कर रहा है, उसको खुशी मिलनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, अच्छा मन को अच्छा लगना चाहिए, हमारी वो ऑडियंस जो वो खुश होनी चाहिए, हमारे फ्रेंड्स खुश होने चाहिए। पेरेंट्स तो ठीक है, हो ही जाएंगे खुश, फॉर ग्रांटेड है, पर आसपास के लोग खुश होने चाहिए। हमें कोई कुछ कहे नहीं, है ना, हमें कोई बात ना करे हमारे बारे में, हमारी ड्रेस परफेक्ट होनी चाहिए, बाल परफेक्ट होने चाहिए। अब इस एज में आके हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है ना, कोई कुछ बोल भी देता है, क्या फ़र्क पड़ता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता, टीनेजर्स को बहुत फ़र्क पड़ता है। तभी हम डिसऑर्डर्स देखते हैं अपने क्लिनिक में, जैसे एनोरेक्सिया है या बुलिमिया है, इमोशनल ईटिंग कहते हैं बुलिमिया को। प्लीज़ इन चीज़ों को एक्सप्लेन करो आप। हाँ, तो एनोरेक्सिया होता है कि टीनेज गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स में ज़्यादा होता है, कम खाती हैं, उनको लगता है मोटी हो जाएंगी। हाँ, ये सेम विद माय डॉटर। तो हमें ऐसा लगता है, तो वो एक डिसऑर्डर है, वो बिल्कुल नहीं खाती हैं और उसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। और हर टीन को पता है, वॉमिटिंग आती है, खाते ही वॉमिटिंग आती है एक्सट्रीम केसेस में। पर शुरुआत हो जाती है ये 7th 8th से। तो ये एक डिसऑर्डर टीनेजर का बहुत कॉमन है। बुलिमिया है कि जो कि इमोशनल ईटिंग, टू मच ईटिंग, बस थोड़ी सी भी कोई बात हुई तो मतलब खाने पे निकलेगा। हम भी करते हैं, हम भी इमोशनल ईटिंग, कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे में भी है, लेकिन हम उतना एक्सट्रीम में नहीं जाते ना। तो टीनेजर जैसे ओवरवेट, ओबेसिटी के जो शिकार हैं, जो सिर्फ जंक फूड ही खाते हैं और टू मच खाते हैं, सो दीज आर, देयर आर लॉट ऑफ टीनेज अदर डिसऑर्डर्स जो कि हम बात करेंगे ओवर द पॉडकास्ट पूरे। बट हाँ, ये एक मेन है। तो जैसे हमने बात की, मैं एक एक चीज़ के ऊपर आऊँगी क्योंकि मुझे लगता है कि टीनेजर पेरेंटिंग सबसे टफेस्ट है आज की डेट में। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है बीइंग अ टीनेजर पेरेंट्स। अगर कोई टीनेजर पेरेंट्स है, कोई टीनेजर ने गलती कर दी, कोई ऐसी गलती कर दी कि जिसको शायद आप रिसॉल्व भी बड़ी मुश्किल से करोगे, है ना। किसी का एक्सीडेंट कर दिया या फिर वो इतना छोटा था कि बाइक चला के कुछ गलत वो कर दिया, तो उस टाइम पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होना चाहिए? शालू, सबसे पहले पेरेंट्स को समझना चाहिए रिएक्शन नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। ओह, इन दोनों में अंतर? तो रिएक्शन होता है इम्पल्सिव, बोल, गुस्सा। हमने, टीनेजर ने कुछ किया और हमने उसका जवाब गुस्से से दिया। हमने पॉज देना है अपने आप को, एज अ पेरेंट समझना है उसने क्यों किया, कैसे किया, क्या कारण था, समझ के हमने सिचुएशन को हैंडल करना है। हम बड़े हैं, हम अडल्ट्स हैं, टीनेजर तो टीनेजर है। अगर हमें वही बात, सेम एनालॉजी की, आग से आग नहीं बुझा सकते आप। अगर टीनेजर ने गलती की, आप उसके सिर पे चढ़ के उसको गुस्सा करके करेक्ट नहीं कर सकते। एंगर कैन नॉट करेक्ट एनी मिस्टेक।
एंगर सोल्यूशन नहीं होता। पर ख़ास जो आपने बोला है, इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है कि अगर टीनेजर ही क्यों, कोई भी घर में गलती करता है तो उस टाइम चिखम चिल्लाई शुरू हो जाती है, बहुत बैडली वाली, कि तूने ऐसे क्यों किया, ये हो गया वो हो गया। तो क्या वो हर एज में ही गलत है? हमेशा कोई भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी हो, हम हमेशा से बड़ों को सुनते हैं कि एक बंदा शांत रहेगा तो सॉर्ट आउट हो सकती हैं चीज़ें। तो ये टीनेजर के लिए भी लागू होता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। ठंड पाओ, क्यों ऐसे गुस्से में आ रहे हैं? हाँ, टीनेजर गलती करेंगे, हमें संभालना है। हमारा पेरेंट्स का काम क्या है? हम टीनेजर की स्पाइन है। ओह, जहाँ गलती करेंगे वहाँ पे हम खड़े हैं, हम ठीक करेंगे। लेकिन गलती करने से हम पहले से ही डरते रहें और उनको करने नहीं दें, वो भी नहीं सही है। हाँ, हम बाउंड्रीज सेट करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं। जैसे हम टीनेजर को एजुकेट करते हैं, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हर चीज़ का मैं एग्जांपल देती हूँ। ड्रग्स के लिए हम उनको एजुकेट करते हैं कि ये गलत है, 25 साल तक हम नहीं करेंगे, अल्कोहल ड्रग्स में नहीं जाएंगे। रेपिटेटिवली समझाते हैं जब तक ये चीज़ उनके दिमाग में परमानेंट नहीं होती। एग्जाम्पल से समझाते हैं, हम खुद भी नहीं करें। घर में अगर शराब हम खुद नहीं पियेंगे तो ये बच्चे बात भी नहीं मैं पियेंगे। बोलना चाह रही थी। आजकल आप सोशल मीडिया पे हो मैम, है ना, इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप देखते होगे, ड्रिंक सब करते हैं मैक्सिमम ड्रिंक, लोग। वेपिंग, ये हाँ, सब टीनेजर्स कर रहे हैं। टीनेजर को छोड़ो मैम, सब इसमें क्या होता एडल्ट्स है, भी कर रहे हैं। पेरेंट्स पहले क्या हाँ, होता है कि ऐसी हाँ, पार्टीज कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी ड्रिंक है, एब्सोल्युटली, जिसमें वो सोशल मीडिया पे अपनी ड्रिंक एब्सोल्युटली। करते हुए पिक्चर्स भी डाल रहे जो हैं। भी नेटफ्लिक्स सीरीज देख लो, कोई मूवी देख लो, बिना वाइन के और ग्लास के उनको समझ में नहीं आता। हाँ, और कोई भी पार्टी बिना शैम्पेन के क्यों नहीं कर पाते हम? मेरा तो सोसाइटी से सवाल है, हम क्यों नहीं कर, तो फिर हम टीनेजर को ब्लेम नहीं कर सकते। तो क्योंकि पेरेंट्स ही वो पिक्चर्स भी डाल रहे हैं, वो राइट, सब कुछ कर रहे हैं, उनके तो फिर लिए उनके लिए इंजॉयमेंट। पेरेंट्स के लिए पार्टी मतलब अल्कोहल। बिना अल्कोहल के पार्टी हो ही नहीं सकती हमारे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, स्पेशली है ना। तो हम टीनेजर को हम रोक नहीं सकते। वेपिंग इतनी कर रहे हैं, स्मोकिंग वेपिंग क्या इतनी होती है मैम? वेपिंग होती है, सिगरेट होती है जिसमें वीड होती है, ओह, और वो टीनेजर लेते हैं लोडेड सिगरेट। और प्लस एक इलेक्ट्रिक वो डिवाइसेस होती हैं जिससे वो स्मोक करते हैं। तो बहुत टीनेजर्स करें, बहुत स्कूलों में मैं जाती हूँ एजुकेशनल प्रोग्राम से, अवेयरनेस देना, टीनेजर्स को बताना किसका काम है, हमारा काम है ना, एज एडल्ट्स बताना भी, एग्जाम्पल से भी सेट करना। जो जैसे हम बात कर रहे हैं कि टीनेजर के ऊपर, तो इट मीन्स आई थिंक स्कूलों में भी कुछ ऐसे सेशंस होने चाहिए। होते हैं, मैं बहुत सारे स्कूलों में जाती हूँ। मैंने अराउंड 400-500 वर्कशॉप्स करी हैं हर साल। मैं हर स्कूल में जाती हूँ। मेन जो चंडीगढ़ के बहुत ही नामी स्कूल हैं वो बुलाते हैं, हम टीनेजर से बात करते हैं, हम समझाते हैं। पर अगर हम समझा दें और घर जाके मैंने बहुत ट्रेंड देखा है, पेरेंट्स कहते हैं एक 11वीं के बच्चे को, 12वीं के बच्चे को, तूने पीनी है ना तो हमारे साथ बैठ के पी। पीनी क्यों है? मेरा सवाल ये है कि पीनी क्यों है? पीनी क्यों? एक सिप ले ले, हमारे साथ टेस्ट करनी है, हमारे साथ बैठ के करो। इट्स टू अर्ली, 11th-12th इज टू अर्ली, टू अर्ली। लेट देम ग्रेजुएट। मैंने ना, जो आपने 11th-12th की बात करी, मैं किसी स्कूल में गई थी अवेयरनेस कैंप करने। वो काफ़ी रिच फैमिली से थे, गाँव की बात है बिल्कुल, हरियाणा के। एक छोटा बच्चा था मैम, जो मैंने देखा, हाँ सा काफ़ी छोटा था, मतलब 8-9 ईयर्स का था, और उसके फादर या ग्रैंडफादर उसको डाल के दे रहे थे। और जब वो उनके किसी और बड़े ने आके उनसे बोला कि इट्स नॉट राइट, तो दे सेड कि नहीं, इट्स अवर फैमिली, इट्स फैमिली रेपुटेशन, अगर ये नहीं पिएगा और कौन पिएगा। सो वही फिर हम वही बात करते हैं कि एग्जाम्पल तो हम क्या ही सेट कर रहे हैं। प्लस आप पंजाब देख लो पूरा, ड्रग्स, हरियाणा देख लो, ड्रग्स। तो हमारा जो यूथ है, जैसे मैंने बताया, हमारा लॉजिकल ब्रेन डेवलप ही 23-24 साल में होता है। तो हमारा यूथ का लॉजिकल ब्रेन डेवलप ही नहीं होगा। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे हमारा प्राइम मिनिस्टर बिना लॉजिक के होगा, क्योंकि यही यूथ प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हाँ। यहाँ से ही जाएंगे हमारे चीफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स। तो इतना अल्कोहल के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका ब्रेन फंक्शन करता है। आपकी जजमेंट इम्पेयर हो जाती है जब आप शराब पीते हो, फॉर ऑल द पेरेंट्स। आपकी बॉडी जो फंक्शनिंग है वो स्लो डाउन हो जाती है, आपकी मूवमेंट पे इफेक्ट होता है। अल्कोहल से माइंड के ऊपर आपकी ब्रेन 1.1 मिलीमीटर श्रिंक होता है हर बारी जब आप अल्कोहल लेते हो। सो इट इज़ डेंजरस टू योर मेंटल हेल्थ।
आपका बॉडी स्लो डाउन, माइंड स्लो डाउन होता है, बॉडी स्लो डाउन हो जाती है। इट इज़ अ डिप्रेसेंट। पर जैसे आपने बताया कि माइंड स्लो डाउन हो जाता है, हर बार जो ब्रेन है वो श्रिंक हो जाता है। आई डोंट थिंक सो कि ये बात लोगों को पता भी होगी, लोग रेगुलर कर रहे हैं। आप जो अल्कोहल लेते हैं, अब अगर आपको लगता है कि आपको बहुत हाई मिल रहा है, खुशी बहुत मिल रही है, जो लोग लेते हैं उनको ये पता है कि वो खुशी बीच रात में आपकी अगर नींद खुल जाती है तो आप बहुत रेस्टलेस फील करते हो, हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाती है। जो अल्कोहल लेते हैं उनको ये भी पता है कि अगले दिन बड़ी इरिटेशन रहती है। एक अल्कोहलिक की सुबह पर्सनालिटी अलग होती है, रात को अलग होती है। सुबह शांत होता है, कोई बात नहीं करता, रात को वो अपनी बीवी को पीट रहा होता है, ओह, बच्चों को गालियां निकाल रहा होता है। तो या अदर वे राउंड, सुबह वो बंदा बहुत एक्टिव है, जैसे ही शराब पीता है बिल्कुल चुप हो जाता है। दोनों हर एक का बातें अपना होती हैं। अपना हर एक सिस्टम। इंसान का अपना रिएक्शन होता है अल्कोहल को लेके। बेसिकली अगर मैं बोलना चाहूँ पेरेंट्स को इस पॉडकास्ट के थ्रू, कि सबसे पहले तो आपको अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। बच्चों के Absolutely. सामने ड्रिंक करने, बच्चों के सामने ही जब तक क्यों, सोसाइटी नहीं खुद ही बदलेगी ना नहीं ड्रिंक करनी शालू, चाहिए। तब तक हम अल्कोहल को, ड्रग्स को नहीं निकाल पाएंगे। जैसे आपने अल्कोहल और ड्रग्स की बात बोली मैम, अगर आप देखोगे हमारे ट्राई सिटी में देखोगे या कहीं और भी, है ना, बड़े बड़ी मेट्रो सिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, कहीं भी गांव में भी अगर कोई फंक्शन होता है तो अगर वहाँ पे ड्रिंक नहीं चलती तो सम पीपल सेड के नो, इट्स नॉट अ गुड फंक्शन, है ना, मतलब उसको बैड मज़ा नहीं फंक्शन आया। है, मज़ा नहीं आया। और दूसरी बात, हर फंक्शन की जान ही वाइन ड्रिंक जो भी कुछ भी बोलो, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये नॉर्म बना दिया है, हम चाय कॉफ़ी के साथ फंक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम बदलाव लाना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर अल्कोहल नहीं होएगी, शराब नहीं होएगी तो कैसे चलेगा। तो जब आसपास शराब है, एडोलेसेंट बच्चा क्या करेगा? वो भी देख ही रहे ना। देखेगा और वो ट्राई करेगा, क्योंकि उसका ब्रेन ही ऐसे काम कर रहा है कि लेट मी ऑल्सो ट्राई। वो छुप के करेगा या बता के करेगा, डिपेंड्स कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है आपके बच्चे बच्चे के के साथ। साथ। आपको वो बता दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताए तो आई थिंक एवरी एडोलेसेंट मस्ट हैव ट्राइड अल्कोहल मोस्टली। जिन्होंने जिनके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप ख़राब है उन्होंने तो पक्का से ट्राई करी है। ओह, तो मैंने एक स्कूल में वर्कशॉप करी थी, तो वहाँ पे 9th के बच्चे ने मेरे से पूछा, मैम ब्रीजर में तो कम अल्कोहल होती है। सो फॉर एवरी पेरेंट अल्कोहल अल्कोहल होती है, कम ज़्यादा नहीं होती। ओह, चाहे वो ब्रीजर है चाहे वो वाइन है। अल्कोहल अल्कोहल है, चाहे आप सर्दियों में ब्रांडी दे रहे हैं बच्चे को या जो मर्ज़ी दे रहे हैं, अल्कोहल है वो। बेसिकली बहुत अच्छी बात बोली। अब आते हैं मैम फिर हम साइकोलॉजिस्ट के आपके क्वेश्चंस पे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि लड़कियां या फिर लड़के आजकल रिलेशनशिप में डल जाते हैं बहुत जल्दी, उस एज में डल जाते हैं जिस एज में उनको रिलेशनशिप का आर भी नहीं पता होता, है ना, तो फिर उनके ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं। तो आपके पास ऐसे केसेस आते हैं तो आप कैसे हैंडल करते हो? एक ट्रेंड है, आ रहा है आजकल बहुत ब्रेकअप्स का, है ना, और वो ब्रेकअप्स हो रहे हैं बड़ी जल्दी हो रहे हैं क्योंकि हम इम्पेशेंट, और रिलेशनशिप भी जल्दी बनते हैं। 9th-10th से ही रिलेशनशिप, 9th भी बहुत लेट है, मैंने तो 5th-6th भी देखे हैं बच्चों ओह। के। मेरे को उस पर क्रश है, चाहे मतलब मालूम नहीं है, बट हाँ, क्योंकि इसी आजकल अवेयरनेस बहुत, सोशल मीडिया बहुत काम कर रहा है। मतलब हम अगर देखते हैं बच्चों को, 5th का बच्चा भी इंस्टाग्राम पे है ना, 6th का बच्चा भी इंस्टाग्राम पे है, या पेरेंट्स का फ़ोन व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, और बहुत कुछ उनको पता लग रहा है। मूवीज़ में देखो, मूवीज में है ना, मूवीज़ का ओटीटी ट्रेंड। प्लेटफॉर्म्स हाँ पे तो बहुत ही बुरा हाल है। हाँ, सो बच्चे जो देख रहे हैं, अब उनको क्यूरोसिटी हो जाती है कि अब हम भी करके देखें रिलेशनशिप, चाहे मतलब हमें पता पता ही नहीं नहीं है है। कि क्या है रिलेशनशिप का। सो ब्रेकअप्स भी हो रहे हैं और बहुत जल्दी भी हो रहे हैं। ये एडोलेसेंट में नहीं हो रहा, बड़ों में भी हो रहा है। अगर आप देखो, अब शादियां ज़्यादा टूट रही हैं, डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। जैसे सुसाइड बढ़ रहा है वैसे डिवोर्स भी बढ़ रहा है। बेसिकली लोगों को फटाफट रिलेशनशिप चाहिए, फटाफट ब्रेकअप्स चाहिए, फटाफट रिलेशनशिप चाहिए। पेशेंस नहीं है हमें तो उसका पेशेंस क्या हमारा। सोल्यूशन है? पहले तो उसका कारण ये है कि हम 30 सेकेंड रील देखने के आदी हो गए, अटेंशन स्पैन हमारा कम हो गया। हम सुनना नहीं चाहते अगले बंदे को। आप सुनोगे नहीं तो रिलेशनशिप में सबसे बेसिक ही लिसनिंग है, कम्युनिकेशन है। आप, हमारे साइकोलॉजी का रिलेशनशिप पिरामिड होता है, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन, दो चीज़ें होती हैं रिलेशन।
ना आप ट्रस्ट है, क्योंकि हस्बैंड कहीं और जा रहा है, वाइफ कहीं और जा रही है, कम्युनिकेशन है नहीं है, तो वो रिलेशनशिप कहाँ से रहेंगे? जो कम्युनिकेशन की बात बोली अभी आपने, आई थिंक टीनेजर और पेरेंट्स में, जो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स yes. में देखा है, पेरेंट्स इतने बिजी हो जाते हैं या फिर टीनेजर इतने बिजी हो जाते हैं, तो उनकी बहुत सारी ट्यूशन्स हैं, स्कूल है, तो कम्युनिकेशन गैप आ ही जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन शालू, और बहुत इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन बेसिस है एक एडोलेसेंट को समझने का, एडोलेसेंट की ज़िंदगी से कनेक्ट करने का एक पेरेंट के लिए। यस, आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स वर्किंग है, मोस्ट ऑफ देम। पहले ऐसा होता था 30% वुमेन वर्किंग होते थे और 70% हाउसवाइफ होती थी। अब इट इज़ द अदर वे अराउंड, 70-80% वुमेन आर वर्किंग एंड ओनली 20-30% आर हाउसवाइफ्स। ठीक है, तो अब सोसाइटी में चेंज आया है। जब सोसाइटी में चेंज आया है तो ऑफ कोर्स हमें नए तरीके निकालने हैं कि हम अब बच्चों को ज़्यादा टाइम या ज़्यादा क्वालिटी टाइम कैसे दें। तो जब हम बच्चों के साथ बैठें, वर्किंग मदर्स के लिए शाम को हम डिनर टेबल पे बैठें तो बिना फ़ोन के बैठें, बात करें, आपस में जानें आपने क्या किया, आप खुद भी बताएं उनको कि आज मेरे ऑफिस में ये हुआ, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर करें तो वो भी आपको शेयर करेंगे। आप उनको करेक्ट करने की कोशिश ना करें। नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम डाइनिंग टेबल पे सॉरी बैठते मैम, आई एम रियली सॉरी, आपने बोला कि डाइनिंग टेबल पे बैठे फ़ोन के बिना, इट्स ओके है ना, Yeah. पर आप उनको करेक्ट करने की कोशिश ना करें, जो मेरे ख्याल में 80-90% पेरेंट्स करते हैं। एब्सोल्यूट, जैसे ही आप बैठते हो उनके साथ आप उनकी गलतियां ढूंढते हो, तूने आज ये नहीं किया, तूने आज वो नहीं किया, तूने मैंने, आपने उनको करेक्ट करना है। अंडरस्टूड, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ें सही नहीं जा रही, पर जो आपका क्वालिटी टाइम है उसमें मत करो, या सजेशन दे रहे हो कि बेटा मैंने आज ये देखा, आपने किया, आप क्या लगता है कि ठीक है या गलत है, कहाँ चेंज करना चाहिए। दैट्स अ बेटर वे टू टॉक टू देम रादर देन पॉइंटिंग फिंगर्स एट देम। जब भी आप किसी इंसान को भी करेक्ट करते हो शालू, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, तो एक डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है, आप खुद एक को बचाना गार्ड, शुरू कर देते हो। तो आप जब बचाने वाले मोड में आते हो तो आप सीख नहीं रहे हो। एक एडोलेसेंट भी सीखेगा नहीं आपके करेक्शन से, वो डिफेंड करेगा, वो आप पे ब्लेम डालेगा या डिफेंड करेगा, तो करेक्ट नहीं करना है। बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो मैं अपनी ऑडियंस को एक चीज़ और बताना चाहूँगी इस पॉडकास्ट के थ्रू। कम्युनिकेशन से मैम आप हर एक रिश्ता ठीक कर सकते हो, चाहे वो सास ससुर का है, मदर फादर का है, इवन कि आपकी मेड के साथ भी है ना, तो बच्चों के साथ तो कर ही सकते हो, पर कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी बातचीत नहीं होगी तो कुछ नहीं निकल सकता है ना। एक चीज़ और आती है मैम यहाँ पे, समटाइम बच्चे इतना पेरेंट्स को इग्नोर करना चाहते हैं कि वो बात ही नहीं करना चाहते। पहले मैं कम्युनिकेशन की बात करूँगी। कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। किस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो, किस लहजे में, टोन एंड पिच ऑफ द वॉइस एंड द कंटेंट। तो अवेयरनेस में रहो कि क्या बात कर रहे हो आप, टोन कैसी है आपकी, पिच। आप अपने एडोलेसेंट बच्चे के कमरे में सोच के ही जा रहे हो कि मैंने इससे सवाल करने हैं, झाड़ लगानी है, तो बच्चे को वाइब आ जाती है, वो पहले ही खिंचने लग जाता है कि आप कमरे से बाहर जाओ। कमरे से बाहर जाओ, हाँ, है ना, वो पहले ही उसको लगता है कि अब मम्मी आएगी 10 सवाल करेगी। सो एक एडोलेसेंट बच्चे का एक स्टैंडर्ड होता है कि वो बिना कारण कई बार अपसेट होते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस दे आर गोइंग थ्रू। है ना, उनके बॉडी चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, है ना, और वो बिना कारण इमोशनल मूड स्विंग्स रहते हैं उनके। कभी खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, कभी दुखी कभी होते हैं, सैड होते हैं, और कई बार उनको खुद भी नहीं पता होता वो क्यों इरिटेबल और सैड है। अब एक मदर कमरे में गई और वो क्यों परेशान है, तू क्यों परेशान है, उसको बम्बार्ड कर दिया सवालों से। मैंने तेरे को कुछ कहा है, कुछ स्कूल में हुआ है, कुछ ऐसा, छोड़ दो उसको थोड़ी देर के लिए। उसको बोलो बेटा व्हेन यू आर रेडी कम एंड टॉक टू मी, आई एम हेयर फॉर यू। अब क्या होता है, जब आप इतना बम्बार्ड करते हो, वो पीछा छुड़ाने के लिए कोई ना कोई एडोलेसेंट कहानी बना देता है, कुछ ना कुछ, कि मम्मा आप जाओ, या गुस्सा करेगा, या फिर क्या होगा, मुद्दा तो था कि वो परेशान क्यों है, अब हो गई आप दोनों की बहस कि वो आपने उसको गुस्सा किया, उसने 2 जवाब दिए, आपने तो हम कहीं लैंड तो हुए ही नहीं, कुछ नहीं हो, बना नहीं उसका। सो दैट इज द डिफरेंस। यू हैव टू लेट देम, गिव देम इनफ स्पेस इन द हाउस। अगर वो अपने कमरे में बैठे, हाँ बहुत देर तक बैठे रहना,
बहुत अच्छी बात नहीं है। ओह, सो हम रेड फ्लैग्स की बात करेंगे कि पेरेंट्स को क्या क्या ध्यान रखना क्या चाहिए। होते हैं मैम ये रेड फ्लैग्स? रेड फ्लैग्स होते हैं जहां हमें लगता है कि यहाँ पे उनको इंटरवेंशन या मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके अडोलेसेंट बच्चे, मैं कुछ रेड फ्लैग्स बताती हूँ, अगर आपको ऐसा लगे तो आप ज़रूर हेल्प लीजिए या उसमें खुद इंटरवीन कीजिए अगर आप कर सकते हैं, आपके कैपेसिटी है। सो पहला रेड फ्लैग होता है कि वो कमरे से बाहर नहीं आ रहा है बच्चा और सारा दिन स्क्रीन पे मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। दूसरा रेड फ्लैग है उसके स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही हैं, होमवर्क पूरा नहीं हो रहा है, एकेडमिकली वो नीचे जा रहा है। ओके। तीसरा रेड फ्लैग है या तो बहुत गुस्सा कर रहा है या बिल्कुल चुप है। चौथा है कि वो या तो बहुत सो रहा है बच्चा या बिल्कुल नहीं सो रहा है, रात भर जाग रहा है। देन नेक्स्ट इज देन कि या तो बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं या बिल्कुल भूख नहीं लग रही है ना। देन अगेन पैल्पिटेशन हो रही है, कंप्लेन कर रहा है कि मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है या बिना कारण मुझे रोना आता है, रोए जा रहा है, कोई कारण नहीं है, या जा रही है बिना मतलब, है ना। और ये कंसिस्टेंटली अगर बहुत महीनों तक रहता है, प्लीज़ हेल्प लीजिए, जाइए किसी साइकियाट्री क्लिनिक में या किसी साइकोलॉजिस्ट। कोई स्टिग्मा मत रखिए, कुछ मत रखिए। ये बात आते हैं मैम इसी चीज़ के ऊपर। पहले हम रेड फ्लैग्स के ऊपर बात करते हैं। रेड फ्लैग्स है ना, जैसे आपने बहुत सारे और भी होंगे आई थिंक सो, आई एम श्योर बहुत बहुत सारे हर हैं, एक मैंने तो बेसिक बता दिए इसलिए पर्सन कि टू पर्सन वेरी करते हैं हर एक, है ना। तो पेरेंट्स को सम टाइम होता भी है, जैसे आपने स्कूल कंप्लेंट्स की बात करते हैं, एक छोटी सी स्कूल कंप्लेंट्स बच्चों की आनी शुरू हो जाती हैं समटाइम्स, है ना। टीचर्स आर नॉट हैप्पी, वो बंक मार लेते हैं समटाइम्स, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, उनकी संगत बुरी जा रही है, Right. उनको नहीं पता चल रहा, उनके लिए वो दोस्त बहुत मैटर करते हैं। तो पेरेंट्स कैसे डील करें इन सारी चीज़ों से? कभी भी अपने एडोलेसेंट बच्चों के दोस्तों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ओह, ये चाहे वो नहीं अच्छे बोलना हों या चाहिए कि आपके दोस्त गंदे हैं। वो डिफेंड करेंगे, वो लेंगे नहीं, आपकी बात नहीं समझेंगे। ऑफ कोर्स अपने घर की बाउंड्रीज या अपने घर की रूल्स क्लियर होने चाहिए कि दोस्तों के साथ कितना आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ओके। आपके घर के रूल्स, आपके संस्कार स्ट्रॉन्ग होंगे, पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स एक रास्ते पे चलेंगे रूल्स बनाने के लिए, तो आपका बच्चा कहीं नहीं जाएगा। चलो, आपको याद होगा, आप हम आज भी अपने पेरेंट्स के ओपिनियंस मैटर करते मैटर हैं। करते हैं मैम। हमारे पेरेंट्स की आंखों से हमें पता चलता है कि वो इवन उनको गुस्सा है। आपने ओपिनियन की बात करी ना अभी पेरेंट्स की, मेरी मदर को जब भी मैं एपिसोड शूट कर लूँगी शाम को फ़ोन करूँगी, आज ये लोग आए थे, पिछली बार वाला कैसा था, क्या उसमें कमियां थी। शायद मैं मेरी मम्मी से कमियां सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ रेदर देन किसी और से। और हमारे घर में रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट थे। अगर हमें बोला जाता था कि 8 बजे तक घर आ जाना तो है, मतलब 8 है, तो 8 बज के 1 मिनट में हमारी जान सूखती जान थी सकती और थी। मम्मी पापा घर से बाहर खड़े होते थे, वेट कर रहे होते थे। ये बात बिल्कुल सही है मैम। मैं तो बिल्कुल एक गांव की लाइफ से निकली हुई हूँ, तो वहाँ पे अब तो मैं बहुत मॉडर्न कपड़े भी पहन सकती हूँ। वहाँ पे हमें दुपट्टा भी लेना सिखाया जाता था कि आपने उसको कैसे कैरी और करना है। हमने लिया है बिना लिया सवाल किए। बिना किसी सवाल किए। तो अभी और उस टाइम शायद समझ नहीं थी मैम, पर जब मैं अब इस एज ग्रुप में हूँ, जब मेरी बच्ची टीनेजर हो रही है, मैं एक 40s की एज में आने वाली हूँ और मेरा बच्चा टीनेजर है, तो मैं समझ पा रही हूँ कि मेरी मम्मी की चिंता कितनी जायज़ थी। जायज़ थी, नहीं वो बात ठीक है, पर अगर हम सवालों की बात करते हैं, रूल्स की बात करते हैं, तो कंसिस्टेंट थे। अब क्या है कि रूल गैजेट के लिए भी कंसिस्टेंट नहीं है ना। अगर हमारे फ्रेंड्स आ गए, पेरेंट्स के दोस्त आ गए, तो हमने टीवी ऑन कर दिया कि बच्चों टीवी देख लो, क्योंकि हमें अपना टाइम चाहिए। लेकिन अगर बच्चों ने कहा मुझे टीवी देखना है, तो नहीं बेटा, नहीं टीवी नहीं देखना। जब हमारे फ्रेंड्स नहीं है तो हम रूल बना रहे हैं, फ्रेंड्स हैं और हम रूल तोड़ रहे हैं और बना रहे हैं, तो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये बात बिल्कुल सही बोली मैम आपने। अभी मेरे पास कोई आता है जिसका बेबी बिल्कुल 6 मंथ या 4 मंथ का है ना। तो वो क्या करती है लेडी, अगर वो मेरे से बात करेगी तो अपने बेबी को राइम्स या फ़ोन या कुछ भी वो लगा के दे देगी। अब जब बच्चा बड़ा हो गया उसको तो आदत पड़ चुकी है अब। राइट। और वो गैजेट की इतनी स्ट्रॉन्ग आदतें पड़ चुकी हैं बच्चों को कि क्योंकि रूल ही नहीं है हमारे रूल घर ही में। नहीं मदर अगर रात को बैठ के 12 बजे तक नेटफ्लिक्स देख रही है, अब बच्चे को कैसे आप मना करोगे। अगेन इसमें वो रोल प्ले का आता है कि आप रोल मॉडल्स हो, आप जो करोगे वही करेगा। आप डाइनिंग टेबल पे फ़ोन, अपना फादर ऑफिस का काम कर रहा है, उधर से क्वालिटी टाइम कहाँ आ रहा है, क्वालिटी टाइम
तो बच्चा भी वही सीख रहा है। वही तो रूल्स कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर फादर ने मना किया किसी चीज़ को लेके कि आज इस पार्टी में तुमने नहीं जाना, मदर कहेगी चलो जाने दो, उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, नहीं नहीं मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं, या हाँ बेसिकली मतलब दोनों हाँ। का नहीं नहीं है, दोनों का हाँ हाँ है। हाँ तो ये बहुत अच्छी बात और बोली। दोनों पेरेंट्स ही अलग अलग जा रहे होते हैं ना, क्योंकि वो उनमें खुद ही कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक चीज़ और जो यहाँ तक मैंने सीखा है, बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल करना कितना सही है। बिल्कुल सही नहीं है, कुछ नहीं सीखते वो। इमोशनल ब्लैकमेल करना क्यों है? अगर आपने अपनी बात मनवानी है, आप सीधी बात कह दो, क्या दिक्कत है उसमें? आपको डर क्यों है? तो एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी शालू, कि आजकल ना पेरेंट्स बच्चों के फ्रेंड बनना चाहते हैं। पेरेंट्स ही रहना चाहिए, आई थिंक सो। यस एब्सोल्युटली। तो हम पेरेंट हैं, हम पेरेंट्स ही रहेंगे, और मैम हम फ्रेंड नहीं बन पाते। नहीं बन पाए। और आप और मैं एक एज ग्रुप के बाद बैठे हैं यहाँ पे आज पॉडकास्ट में, तो हम भी आज अपनी मम्मी डैडी के वो फ्रेंड नहीं है, हम खुल के वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पाते। तो जब हम फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं तो हम रूल्स नहीं सेट कर पाते, क्योंकि हम बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खुश रहे। टॉयज दिला दिए, चल मैं खेलने चलता हूँ तेरे से। तो बच्चे सोशल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स ही खेल रहे हैं उनके साथ, फ्रेंड्स बन के। हर चीज़ पेरेंट्स घर में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उनका सोशल डिसफंक्शनिंग कहते हैं हम इसको। और ये मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट कर रहा है। सॉरी मैम, मैंने आपकी बात काटी। जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स, इट्स अ बिग थिंग आज के पेरेंट्स में, नॉट फॉर वन फैमिली, चाहे वो छोटी फैमिली है, चाहे वो गरीब है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे हाई क्लास है। ये एक ट्रेंड हो गया है जो मैंने देखा है जहाँ तक, कि बच्चे ने एक बार चीज़ मांगी तो कहते हैं कि कमाते किसके लिए हैं, हमें बच्चे को प्रोवाइड करनी है ना। वो कितना गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि आप बच्चे को जिंदगी के लेसन्स नहीं दे रहे हो। आप डिजर्व करो, मेहनत करो, आपको मिलेगा। ऐसे हमें मिला था, हम वेट करते हैं जिंदगी में चीजें मिलने की। अब क्या आज भी करते हैं मैम। पेशेंस ही नहीं है, हमें इंस्टेंट चाहिए सारा कुछ, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट चाहिए। पेशेंस नहीं है, उससे इमोशनल डिस्टर्बेंस आ रही है। ये पेरेंट्स को समझना चाहिए। हर चीज़ के लिए वेट करना सिखाइए। दे शुड डिजर्व बिफोर दे डिज़ायर। और जैसे आप कह रहे हो कि वेट करना चाहिए, आई थिंक जो चीज़ वेट करके मिलती है, जैसे कि मैंने इस पॉडकास्ट के लिए भी कई साल वेट की है, तो उसका मज़ा भी कुछ अलग होता है। एब्सोल्युटली। तो मज़ा भी होता है और लाइफ का बड़ा लेसन भी होता है। भगवान आपको प्लेटर पे नहीं देता है, भगवान भी कहता है सब्र रख, सब्र से सब कुछ मिलता है। तो जब वो भगवान सिखा रहा है, आप बच्चे को वो मुंह से निकाल रहा है, आप चीज़ ला के दे रहे हो। जिंदगी में ना तो उसको नौकरी ऐसे मिलेगी, ना बिजनेस उसका ऐसे चलेगा, ना रिलेशनशिप चलेंगे, कुछ भी लाइफ में उसको बिना सब्र के नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि बड़ा वो 12वीं तक ऐसा हुआ है कि उसको सब्र की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसको वो इमोशन समझ ही नहीं आ रही, तभी शायद उनका सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तभी वो जैसे ही कॉलेज जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं उनको, क्योंकि उनको आता ही नहीं है डील करना। अब उनको चाहिए रिजल्ट हमेशा फर्स्ट आना है, क्योंकि अचीवर रहे हैं। पेरेंट्स ने टीचर से बात करके या हर जगह ये एक्टिविटी करा, वो एक्टिविटी करा, सब कुछ मेरा बच्चा बेस्ट होना चाहिए। कॉलेज में रियलिटी चेक है, पूरे ऑल इंडिया के बच्चे आए हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड के बच्चे आए हैं, तो अब रियलिटी चेक है कि नहीं ऐसा होता। यू आर नॉट द बेस्ट, यू आर नॉट द बेस्ट, यू विल नॉट गेट द बेस्ट। और जो आपने यू आर नॉट द बेस्ट वाली बात बोली, आई थिंक हर इंसान हर फील्ड में बेस्ट हो ही नहीं सकता। हो भी सकता है, बट हाँ मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, आपको काम करना, वर्क हार्ड करना। ये नहीं समझ आ रहा, अब बेस्ट तो बनना है, लेकिन उसमें जो प्रोसेस है, अब आप इतना पॉडकास्ट बना रहे हो, या आप इतने फॉलोअर्स हैं, तो जिगजैग ही रहा है, कभी बढ़ गए, कभी कम हुए, और स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि आपको प्लेटर पे लाके दिया है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो। तो ये नहीं समझ आ रहा कि मेहनत करना है, क्योंकि पेरेंट्स ने मेहनत करने नहीं दी, वो प्रोटेक्शन में रहे हैं। टीचर ने गुस्सा कर दिया तो टीचर को जाके झाड़ दिया पेरेंट्स ने। बच्चे की लड़ाई होगी स्कूल में, तो हमने बच्चे के लिए प्रोटेक्शन के लिए हम चले गए, जी लड़ाई होगी हमारा बच्चा, तो उसको इमोशनली समझ ही नहीं आ रहा मुझे डील कैसे करना है। अगर अब लाइफ में ऐसे आसपास लोग हैं कॉलेज में जहाँ पे आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू टॉक, और सैडनेस आ रही है। एक चीज़ और आती है, जब हम यंग जनरेशन की बात करते हैं, सम बच्चे होते हैं कि घर में आके बहुत बात करते हैं,
कुछ बच्चे होते हैं कि वो छुपाते हैं पेरेंट्स से, वो क्यों छुपाते हैं इतनी बातें? क्योंकि पेरेंट्स का रिएक्शन एक्सट्रीम होता है। पेरेंट्स जैसे रिएक्ट करेंगे बच्चे उतना ही कम्युनिकेट करेंगे। बेसिकली अगर मैं आपकी सारी बातचीत से समझूं, हमें एक्शन एंड Respond. रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड करना है। अगर बच्चा आपसे कोई सेक्सुअलिटी के बारे में बात कर रहा है, अगर वो पॉर्न देख रहा है, रिएक्ट मत करो, टेक योर टाइम, टॉक टू द चाइल्ड जब आप ठीक फ्रेम ऑफ माइंड में हो। ओ, आप जब इमोशनली डिस्टर्ब हो, बिल्कुल बच्चे से बात मत करो। आप टेक योर टाइम, बात करो, ज़रूर करो, बट आराम से बात करो, शांत मन से करो। शांत, ताकि आप उसके सवालों के ठीक से आंसर कर सको। अब बात आती है मैम हिडन माइंड्स की, है ना। हिडन माइंड बहुत अच्छी बुक है ना। मैंने भी थोड़े से चैप्टर उसके रीड किए हैं। आपने अपने 20 ईयर्स का जो यंग जनरेशन के जेंजीज जिसको बोलते हैं आजकल, उनकी प्रॉब्लम्स को लेके डिस्कस किया है। एक अच्छी पेरेंटिंग के ऊपर ये बुक लिखी है। तो मैं जानना चाहूँगी कि उसमें कुछ केसेस, आप 1 या 2 केसेस हमें ज़रूर सुनाओ। तो हिडन माइंड मेरा बेबी है, पहली किताब है, तो बहुत क्लोज टू माय हार्ट है। मैंने क्यों लिखी? क्योंकि पैंडेमिक में ऑनलाइन सेशंस चल रहे थे, तो हर एडोलेसेंट पेरेंट का एक ही सवाल होते हैं, जैसे आप मुझे पॉडकास्ट में पूछ रहे हो, और बहुत पेरेंट्स के कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंट एक ही सवाल होते मैम वो हैं, सिमिलर होते हैं। कुछ सवालों को बताओ भी आप तो प्लीज। मैंने अपने केसेस कंपाइल करके उन सवालों के बारे में बताया है कि कैसे डील करना है। पेरेंट्स के लिए गाइड है। इसमें बुक में मैंने 5 डेवलपमेंटल एरियाज लिए हैं बच्चों के। एक फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, सेक्सुअल डेवलपमेंट है। इन सब एरियाज में एक एक केस, मैंने 2-2 केस बताए हैं कि इस तरह से बच्चों से डील करना है। ओके। अब जैसे एडोलेसेंट बच्चे 10-12 साल से बॉडी चेंजेस रहते हैं, अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, तो कई गर्ल्स की बॉडी जल्दी डेवलप हो जाती है कंपैरेटिवली टू अदर गर्ल्स, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स फील करती हैं। उनको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, सडनली दे हैव चेंजेस इन देयर बॉडी एंड द रेस्ट ऑफ द क्लास डजंट हैव, है ना। तो उनको फिर सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? कई बॉयज़ हाइट छोटी रह जाती है 11वीं-12वीं तक भी, क्योंकि कईयों की हाइट लेट बढ़ी होती है, अब उनकी बॉडी ऐसी है। तो हाइट लेट बड़ी होती है तो उनको फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज आते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? हर बच्चे की डेवलपमेंटल ग्रोथ अलग है। वो बुली होता है कई बारी क्लास में, उससे कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस ऐसी है। सो ये एक है। देन सोशल डेवलपमेंट में कई बच्चे बिल्कुल पेरेंट्स बड़े सोशल हैं और बच्चा बिल्कुल चुप रहता है। अब पेरेंट्स पसंद है पेरेंट्स आके कहते हैं जी हाँ, हो ही नहीं सकता हमारा बच्चा ऐसा। अरे उसकी पर्सनालिटी है। इंट्रोवर्जन गलत नहीं है, बट इंट्रोवर्जन के साथ सैड होना गलत है, उदास रहना गलत। बेसिकली पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जैसे कि हम एक अलग इंडिविजुअल हैं, तो बच्चा भी एक अलग तरह का अलग है। वो बच्चा आपसे पैदा ज़रूर हुआ है, आपके शरीर से, आपके घर में, आपके संस्कारों के साथ, लेकिन उसकी अब अलग इंडिविजुअलिटी है, वो अलग सोच सकता है, उसका पूरा राइट है, अलग जर्नी है उसकी लाइफ की, है ना। तो ये फिर इमोशनली कई बच्चे, कई बड़े इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, बाय नेचर होते हैं, बात बात पे रोते हैं। कई बच्चे इमोशनली बड़े स्ट्रांग होते हैं, जो उस किताब में लिखा हुआ है कि कैसे डील करना चाहिए। फिर हमारी कई बच्चे इंटेलेक्चुअल में हम आईक्यू की बात करते हैं, कईयों का आईक्यू बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन अब प्रेशर इतना है कि परफॉर्म करना है, नंबर नहीं आ रहे। पर ये बात बहुत अच्छी बोली। अभी इसके ऊपर मेरा एक सवाल आएगा। नंबर नहीं आ रहे, है ना। ये तो एक बहुत बड़ा घपला टाइप सा बच्चों के साथ क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सब बच्चों के इक्वल नंबर आ ही नहीं सकते, है ना। सब बच्चे फर्स्ट नहीं आ सकते, कुछ बच्चे फेल भी होते हैं, पर कुछ बच्चे फेल होकर भी लाइफ में बहुत ऊपर चले जाते हैं। उसमें विराट कोहली का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि वो मेरे ख्याल में 7th पता नहीं 10th ही पास है ना। तो मतलब हमें ये चीज़ कैसे आप पेरेंट्स को समझाते हो कि एजुकेशन के बिना बाकी बच्चों का बाकी एक्टिविटीज़ भी उतनी ज़रूरी हैं? तो मेरा ये रोल होता है, पहले तो हम आईक्यू टेस्टिंग करते हैं बच्चे की कि उसमें पोटेंशियल है भी कि नहीं है।
ओके, वो टेस्टिंग कैसे की जाती है? हमारे क्लिनिक में हमारे स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं जिससे हम टेस्टिंग करते हैं। तो ओके जो हम मैम, टेस्ट थोड़ा सा बताओगे प्लीज, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा तो इसके बारे में। इंटेलेक्चुअल क्वोशंट होता है कि हमें तो हमारे पास बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं। हम 3-4 टेस्ट करने के बाद ओह, वी डिसाइड कि ये बच्चा जान के नहीं कर रहा है, इसकी समझ ही इतनी है। समझ इतनी। तो मैं पेरेंट्स को एजुकेट करती हूँ कि इसके स्ट्रेंथ्स देखो। ओके। शालू, स्ट्रेंथ्स हमारे यहाँ होते हैं, वीकनेसेस यहाँ है। यहाँ है। इसको आगे लेके जाना आसान है ना। हाँ, वीकनेस को तो लेके तो जाना बहुत यहाँ से यहाँ आना, वीकनेस को हमें एफर्ट कितना लगेगा, बहुत एफर्ट। अब कई जैसे आपने शुरू में ही बात की थी अपनी, और हाँ। मैंने अपनी पैशन की बात की थी हमने। हाँ। जो पैशन होगा उसमें ग्रोथ करना बहुत इजी है। मैं एक केस बताती हूँ। एक पेरेंट मेरे पास आए, उसके बच्चे का आईक्यू बॉर्डर लाइन था, मतलब बहुत अच्छी नहीं थी वो बच्ची, बट वो इतनी अच्छी स्विमर थी, ओह, अमेजिंग स्विमर और नेशनल लेवल स्विमर थी। बट मदर को था पढ़ नहीं रही है। सिमिलरली सो वी स्पोर्ट्स अगर कर रहा है बच्चा तो तो वो ये बात तो एक ही है ना। आई मीन व्हाट इज द बिग डील कि आपको डिग्री चाहिए, है ना। डिग्री भी मिल जाएगी, पर बच्चे को उतना परफॉर्मेंस के लिए अब उसको ट्यूशन्स पे हॉप इन करा रहे हो, उसकी स्विमिंग मिस करा के, जबकि वो स्विमिंग में अच्छा है तो उसको वो कराओ जो वो अच्छा है। कई बच्चे पेंटिंग में अच्छे होते हैं, कई बच्चे पोइट्री में, लिखने में अच्छे होते हैं, मैथ्स में नहीं अच्छे, साइंस में नहीं अच्छे, तो रिस्पेक्टेड ना। व्हाट इज द बिग डील, मैथ्स और साइंस ही क्यों करना है हमको। ये बात बिल्कुल सही बोली है। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी हमने बात की थी कि पेरेंट्स को डॉक्टर बनाना, आईएएस बनाना, आईपीएस बनाना, या इंजीनियर बनाना है, जहाँ पे अच्छी सैलरी हो, है ना। तो मतलब ये पेरेंट्स इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं कि उनको बच्चों को क्लास 1 ऑफिसर ही बनाना है। कभी आपने आज तक ये पेरेंट्स को कहता नहीं सुना होगा बिजनेसमैन बनाना है, या फिर पेरेंट्स को अपने बच्चे को टीचर बनाना है, या फिर पेरेंट्स को अपना आउट ऑफ द बॉक्स प्रोफेशन जो होते हैं, पेंटर्स, आर्टिस्ट, उनके बारे में तो बात ही नहीं होती। क्रिएटिव वाले नहीं बात करते हम। हमें लगता है उसमें पैसे तो है ही नहीं है। अग्रीड, उसमें पैसे कम है, स्ट्रगल ज़्यादा है, ऑफ कोर्स, पर खुशी तो है ना। एट द एंड ऑफ द डे आपका बच्चा खुश है। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो अपने बच्चे को, तो उसको वो करने दो ना जो वो करना चाहता है। येस, एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, आई विल नॉट डिनाई कि हम अनएजुकेटेड नहीं होने चाहिए, हम 10वीं पास नहीं होने चाहिए, हमें ग्रेजुएशन करनी चाहिए मिनिमम, ये मैं इंडोर्स करूँगी, ज़रूर कराओ। बट अगर आपकी स्ट्रेंथ किसी और फील्ड में है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ, उसमें ज़्यादा ध्यान दो। ये पास हो जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, यू शुड बी ओके, बहुत प्रेशर नहीं डालो। मैम, जो नंबर्स की बात आई है, मदर्स, फादर्स या फिर पेरेंट्स एक स्टेटस सिंबल है कि आपके बच्चे के अगर नंबर 95 से ऊपर नहीं आए या 90 से ऊपर नहीं आए, तो आपका जो आपकी किटी मेंबर्स हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, इन-लॉज फैमिली है, दूसरी फैमिली है, तो आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी कि इसके बच्चे को तो कुछ नहीं आता। ये कितना गलत है? बहुत गलत है। ऐसे आप बच्चों के दिमाग में डाल रहे हो कि 95 ही सबसे ज़्यादा अच्छे। उस 95 वाले बच्चे से पूछ के देखो, बात करके देखो, वो कितना खुश है। मेरे प्रोफेशन के हिसाब से आजकल बच्चों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। आई डोंट केयर कि नंबर आते हैं कि नहीं आते, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। आपका बच्चा डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार नहीं, उसको दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम पोस्ट पैंडमिक, एक पैंडमिक आ रहा है मेंटल हेल्थ का, शालू। हाँ, वो आप देखते हैं मैम, अभी भी देखते हैं। बहुत सारा, बहुत बड़ा स्तर पे है, और बहुत कम लोगों को ये पता है कि इससे डील कैसे करना है। वो आ रहा है मेरे ख्याल में फोन्स की वजह, सोशल मीडिया की वजह से। वो एक वो रीज़न है, बट बाकी भी रीज़न है कि हम इमोशनली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, मतलब EQ कहते हैं, इमोशनल कोशेंट हमारा अच्छा नहीं है। हाँ, जैसे IQ दिमाग के लिए होता है, इमोशनल कोशेंट होता है इमोशंस के। हमें इमोशंस को संभालना नहीं आता, हम हर बात पे रो रहे हैं। हाँ, जैसे आपने पहले एक चीज़ बताई थी, जिस चीज़ को मैं यहाँ पे कोरिलेट करना चाहूँगी, कि हमें 2 मिनट में मैगी चाहिए, हाँ 20 मिनट में हमें स्विगी चाहिए, हाँ, है ना, 20 मिनट में हमें डोमिनो चाहिए, है ना, हमें फटाफट सब कुछ चाहिए लाइफ में। तो हमें रील भी 30 सेकेंड्स की ही इससे देखनी है। ज़्यादा से तो हमारी पेशेंस ही नहीं है। पेशेंस ही नहीं है। हम YouTube पूरा वीडियो देख ही नहीं पाते, हम नहीं एक
छोड़ते हैं, दूसरा पकड़ते हैं, दूसरी तो हमें पेशेंस नहीं है, क्योंकि हमने ये सोशल मीडिया का रीज़न है, प्लस सोसाइटी का भी कुछ, ये फटाफट फटाफट सब होना सब चाहिए। कुछ होना चाहिए। सिमिलरली इट कम्स इन योर एकेडमिक्स ऑल्सो, टाइमलाइन सेट होती है, इस टाइम पे ग्रेजुएट हो, इस टाइम पे ये होना चाहिए, इस टाइम पे ये होना चाहिए। अगर हम ड्रॉप ईयर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें, अगर बच्चा एक्सप्लोर करना चाहता है तो उसको करने देना चाहिए। करने देना चाहिए, तो हेल्प करना चाहिए। इन बातों से एक चीज़ और आती है, बच्चा है जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, तो वो बच्चा इम्पॉर्टेंट है, अंदर से पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर चार लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कौन कहेगी। सा समाज? बच्चा गर्लफ्रेंड भी नहीं है, बॉयफ्रेंड भी नहीं है उसका, जस्ट अ फ्रेंड है, ट्यूशन से आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो दो आंटियां या दो अंकल खड़े होके उन बच्चों की, वो यंग हैं, वो टीनेजर हैं, वो बात कर रहे हैं, तो दे आर अ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। इवन कि ये आपने सुना भी होगा बहुत सारी जगह पे, अगर ब्रदर सिस्टर भी आ रहे हैं, लोगों को नहीं पता कि वो ब्रदर सिस्टर हैं दोनों, पर फिर भी वो उनको कपल्स के तौर पे देखते हैं। ठीक है, अगर बच्चे का सपोज करो रिलेशनशिप में है, तो चार लोग क्या कहेंगे, नंबर कम के आ रहे हैं तो चार लोग क्या कहेंगे, बच्चा आपका आंटी को नमस्कार नहीं बुला के गया तो चार लोग क्या कहेंगे। ये चार लोग कौन हैं और कहाँ से आते हैं मुझे नहीं पता, पर इसके कारण हमारे टीनेजर बहुत परेशान है। सब हम भी परेशान हम भी हैं, परेशान हैं। हम भी कुछ ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऑफ कोर्स टाइम बदल रहा है, लड़का लड़की को देख के आजकल वो ओपिनियंस कम बनते हैं जितने पर पहले मैम हमारे नहीं, टाइम। ये मेट्रो सिटीज में कम हुआ है, पर जो हाँ, छोटी जगह पे आज same। भी वही है। हाँ, इवन अगर आप यहाँ मौली जगरा वगैरह चले जाओगे, हाँ। तो बहुत मेट्रो से दूर नहीं है, मेट्रो से दूर नहीं है। तो वहाँ पे भी है, ऑफ कोर्स है। तो वही एजुकेशन का वही फ़र्क है। बट हाँ, ये चार लोग कौन है ये तो मैं भी नहीं समझ पाई हूँ कि कौन क्या कहने वाला है, पर इसका डर बहुत है सबको। ये चार लोगों का बहुत डर है और फियर है, और बहुत कुछ हम अपनी खुशी छोड़ के उन चार लोगों की खुशी, जो भी पता ही नहीं हाइपोथेटिकल है, एग्जिस्ट करते भी है कि नहीं ये भी नहीं पता है। इस बहुत बड़ी बात बोली। समटाइम वो चार लोग आपको सोसाइटी के नीचे वॉक करते ही मिलेंगे, आपके घर तक नहीं वो कभी आए हैं। आप रो रहे हो, आप हंस रहे हो, आप दुखी हो, आप खुश हो, आपने अपने घर में कोई अच्छा फंक्शन किया, आपके घर में कोई मर गया, तब भी वो चार लोग नहीं आएंगे, पर वो चार लोगों का डर लोगों को बहुत सताता तो ये है। हाइपोथेटिकल चार लोगों का जो डर है वो बहुत कुछ ऐसा, तो अवेयरनेस में रहो, अगेन बी अवेयर कि हम खुद के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, हम बच्चे के लिए जो प्रेशर डाल रहे हैं खुद के लिए डाल रहे हैं, या सोसाइटी को कुछ दिखाना चाहते हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं कि हम अच्छे पेरेंट हैं, अच्छी, उसके लिए कर रहे हैं। तो हम, हमारा पर्पस क्या है उस बच्चे पे प्रेशर डालने बहुत का? अच्छी बात। हमें बेसिकली, अगर मैं आपकी बात से समझूं, पेरेंटिंग के टाइम हमें किसी को प्रूफ नहीं करना कि हम अच्छे पेरेंट हैं, हमें एक ही को हम प्रूफ खुद के करना है, guilt बच्चों से को डर प्रूफ रहे करना है कि हैं। हम एक अच्छे पेरेंट हैं। चलो, हम पेरेंट्स में गिल्ट होता है कि हम अच्छे पेरेंट हैं कि नहीं है, और हम अपने गिल्ट को सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों को ओवर अचीवर बनाते हैं, हाँ। है ना? हो सकता है हमने बचपन में नहीं देख कर आओ, या हमारी कोई अनमेट डिजायर्स रह गई हो, या मालूम नहीं क्या चीज़ रीज़न होता है, पर खुद को प्रूव नहीं करना है। जैसे हमने चार लोगों की बात की, एक चीज़ और आती है इसमें, हमें डर ही इतना बिठा दिया गया है कि हम अपने बच्चों को वो डेवलपमेंट दे ही नहीं पाते। बच्चों की भी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ी हैं, मतलब ये है कि हम अनमेट बच्चों की रिस्ट्रिक्शंस पे हम वो करते हैं कि जैसे अब करना क्या है बच्चे ने, हमें खुद ही नहीं पता बच्चे का डिज़ायर क्या है, बच्चे की प्रायोरिटी क्या है, हम उसको आगे ना रख के हम अपनी प्रायोरिटी आगे रख रहे हैं। आज तूने स्केटिंग जाना ही जाना है, चाहे उसका मन है नहीं है, या वो करना चाहता है कि नहीं। हम चाहते हैं वो डांस भी सीखे, स्केटिंग, कितनी क्लासेस से बच्चे हॉप एंड हॉप करते हैं, हमें पता ही नहीं कि उसका एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, पर्सनालिटी है कि नहीं है ना? अब एलोकेशन में डाल दिया, वो बच्चा इंट्रोवर्ट है, वो बोल ही नहीं सकता, तो एलोकेशन का मतलब ही क्या है? सो मैनी थिंग्स वी डू नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर चिल्ड्रन, बट हम थोप रहे हैं बस क्योंकि सोसाइटी कह रही है। बहुत बातें हो गई हैं बच्चों के लिए। एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है? एंजाइटी और डिप्रेशन ये बेसिक मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो कि आजकल सोसाइटी में हम बहुत देख रहे हैं। डिप्रेशन होता है, आप सैड रहते हो बिना कारण, आपको उदासी, सब कुछ ठीक है लेकिन आप उदास हो, जिंदगी ठीक चल रही है लेकिन आप उदास हो, रोना आ रहा है बार बार, एक जगह जहाँ बैठ गए हो वहाँ से उठने का भी मन नहीं कर रहा, नहाना भी एक काम लग रहा है, या बहुत बिना मतलब के गुस्सा आ रहा है, इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। और एंजाइटी होती है फियर, फ्यूचर का फियर, किसी भी चीज अननोन का फियर, हर समय डर में रहना,
हर समय किसी चीज़ से डरते रहना कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कोई भी घर से बाहर निकलने, सोशल एंजाइटी, घर से बाहर निकलने का डर, फोबियाज होते हैं अलग अलग तरह के। तो एंजाइटी की भी कैटेगरीज होती हैं। एक जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, फियर्स एंड फोबियाज होते हैं, फिर ओसीडीज होते हैं। तो एंजाइटी की बहुत बड़ी कैटेगरी, पर इन जनरल फियर ऑफ द अननोन, जो हमें पता ही नहीं है जिसके और इसके सिम्टम्स होते हैं आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है, आपके डाइजेशन पुअर होती है, हेडेक रहता है, ओवर थिंकिंग होती है, हर समय दिमाग चलते रहता है, नींद नहीं आती है, मतलब दिमाग चल रहा है, फ्रेश नहीं हो आप। फ्रेश नहीं हो पाते। तो इनको अगर कोई आपके पास बिना आए भी ठीक कर सकता है? बिना आए इनिशियल स्टेज पे आप इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक नहीं होगा, हैंडल हो जाएगा। जैसे बहुत बड़े मिथ्स हैं जहाँ पे कहा जाता है कि अगर डिप्रेस पेशेंट को या तो हिल स्टेशन चला जा, घूमने चला जा, जो पिक्चर देखा, मूवीज में बोला जाता है हाँ चीजें। तो ये कर ले, एमी तू सैड बैठ, क्या हुआ है अगर तू सैड बैठा है? तो ऐसे ठीक नहीं होता है। रादर एक डिप्रेस इंसान अगर हिल स्टेशन पे फैमिली उसको ले भी जाती है, उसको और बुरा लगता है कि सब इंजॉय कर रहे हैं, मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, और हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि इसको हेल्प चाहिए। एक्सेप्टेंस सोसाइटी में मेंटल हेल्थ की नहीं है। हम डिनाई करते हैं। देखो किस बात का डर लग रहा है, डरने की क्या बात है ना, हम हैं, हम खड़े हैं, हम साथ रहेंगे। जेन्युइनली उसका दिमाग में उसको डर लग रहा है, जेन्युइनली प्रॉब्लम है, जेन्युइनली वहम आ रहे हैं उसको, ठीक नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा है कि अपने आप ठीक होने वाला नहीं होता है। हाँ, अगर परसिस्टेंट रहता है 1-2 महीने तक, प्लीज़ हेल्प लीजिए, श्रग नहीं की। आप गले का दर्द होता है, ईएनटी के पास ये चीज़ मैं फटाफट जरूर जाते हैं। बताना चाहती हूँ हाँ। मैम, आज भी आप लोगों के पास साइकोलॉजिस्ट के पास आना हो तो अगर मैं सपोज करूँ, मैं खुद पे ही लगाती हूँ इस बात को, अगर मैंने आना है, मुझे लगता है कि मुझे दिक्कत है, आ रही है कुछ, तो मैं जाऊँगी तो मैं अगर रास्ते में कोई मिलेगा तो मैं उसको बोलूँगी नहीं यार बस यहाँ तक, मार्केट तक जा रही थी। अगर मेरा वैसे पेट दर्द है, सर दर्द है, या कोई मुझे किसी और ऑर्गन में प्रॉब्लम है, तो मैं जाऊँगी तो लोगों को बताऊँगी यार मैं आजकल ठीक नहीं हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। पर जब हमें अपना मेंटल हेल्थ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तभी आप अपनी एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। तो वहाँ जाने के लिए आप बताना तक, लोगों को बोलना तक हेजिटेट करते हो कि यार क्या सोचेंगे, वही फिर लोगों की बात आ जाती है द्वारा कि ये सोचेंगे यार हम पागल हो गए हैं, जब मैं स्ट्रेस हूँ, जब पागल ही बोलते हैं सिंपल वर्जन। ऐसा क्यों और क्यों नहीं करना चाहिए, इस पे रोकना कैसे है? चलो देखो, बहुत फ़र्क आया है पैंडमिक के बाद, जब से ये सेलिब्रिटीज़ ने बोलना शुरू दीपिका किया। को सबसे ज़्यादा दीपिका, विराट कोहली, कि हम थेरेपिस्ट के पास, अब एक थेरेपिस्ट के पास जाना भी फैड बन गया है। फैड मतलब अब बताते हैं लोग कि हम जा रहे हैं, थेरेपिस्ट ले रहे हैं हम। पहले ऐसा नहीं था जब मैंने प्रोफेशन शुरू। अब स्टिग्मा अभी भी है, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैम, वो एक अपर क्लास में हो गया है। हाँ। पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में नहीं है अभी भी वो है, स्टिग्मा है कि भैया थेरेपिस्ट के पास क्यों जा रहे हो आप, आपको क्या ऐसी क्या दिक्कत आ गई, ऐसा क्या है, हमसे बात कर लो, हम बता देते हैं। दोस्तों के पास चले जाओ, नहीं तो आसान तरीका होता है या ड्रिंक ले ले, शाम को एक दारू पी ले, ठीक हो जाएगा, 2 पैक रोज लगा तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ आप और ज़्यादा खिलवाड़ करो। अल्कोहल और डिटोरेट करेगा, एंजाइटी को और बढ़ाएगा, डिप्रेशन को और बढ़ाएगा। तो ये सलाह तो बिल्कुल भी मत देना कि अल्कोहल ले लो और आप ठीक हो जाओगे, तो ये तो और डैमेजिंग है। हाँ, स्टिग्मा की जहाँ तक बात करूँ, स्टिग्मा है, अभी भी नहीं लोग आना चाहते, या अभी भी डिले करते रहते हैं। जब तक हाथ से बात नहीं निकल जाती, अब नहीं संभल रहा, अब बच्चा ड्रग्स कर रहा है। जब वो स्मोकिंग से शुरू हुआ था या घर में थोड़ा बहुत ले रहा था, तब तक तो हम आए नहीं, हमने सोचा हम खुद देख लेंगे। अब हाथ से बात निकल गई, अब फिर हमारे को भी टाइम लगता है। एक बिहेवियर को बनने में इतने साल लगा दिए, तो उसको चेंज होने में भी तो टाइम लगेगा। फिर आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो और कहते हो मैम 500 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। आपने क्या किया, बात ही तो करी। हमारा काम बात करना नहीं होता शालू, हम लोग का काम होता है पूरी तरह से आपको इवैल्यूएट करना और आपकी थॉट्स एंड बिलीव्स को करेक्ट करना। सीबीटी कहते हैं हमको, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कोग्निशन को ठीक कर। जब आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपकी कोग्निशन देख रही हूँ, मैं आपको इवैल्यूएट कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कोर इश्यूज कहाँ हैं, उसको डील कर रहे हैं।
तो इस पे एक बात आती है, जब हमारा पॉडकास्ट शुरू नहीं हुआ था, हम बैठे थे यहाँ पे, हम दोनों ने एक बातचीत की थी कि अक्सर आपके पास मदर्स आती हैं अपने बच्चे को लेके, आती हैं आजकल, है ना, रेयर आती हैं पर आती हैं फिर भी। तो आती हैं तो वो बोलती हैं कि अच्छा आपके पास तो शेयर कर लिया इसने सारी बात, पर मेरे पास क्यों नहीं शेयर की, राइट, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने शायद उस बच्चे को डिनाइल में रखा। वो बता रहा है कि मुझे हार्ट बीट तेज़ होती है, मेरी घबराहट हो रही है, मुझे रोज़ घबराहट हो रही है। आपने उसको देसी नुस्खे बताए, आपने डिनाइल में रखा, तो उसको ट्रस्ट नहीं है आप पे। आपने सुनी नहीं बात उसकी। वो बोल रही है आपकी बेटी की, आपको मुझे रोना आ रहा है, मुझे बार बात पे रोना आ रहा है, तो तू ऐसी रो रही है, क्यों रो रही है? तो मदर, जब आप पे ट्रस्ट ही नहीं है बच्चे का, तो आपको क्यों बताएगा? फिर वो यही कहेगा कि थेरेपिस्ट के पास चलो। आप थेरेपी पे लेके भी आए, पर आप एहसान बच्चे पे डाल रहे हो कि मेरे से बात कर लेते, हम ही बता देते, हमें तो बड़ी नॉलेज है। सो बेसिकली अगर मैं आपकी सारी उससे समझी हूँ ना, अब बच्चों को समझने के लिए, क्योंकि उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, उनकी बॉडी चेंज हो रही है, तो मुझे जहाँ तक समझ आई है, तो हमें कूल, कंफर्ट और सबसे बड़ी बात रिएक्शंस की बजाय रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। और आप आधी से ज़्यादा एडोलेसेंट प्रॉब्लम से डील कर सकोगे। अपने बच्चे से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, बात करनी हेल्दी वे में। ये नहीं कि आप फ़ोन पे और बच्चे से बात कर रहे हैं, वो नहीं करना है। वो सबसे बड़ी गलती है आप, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। बड़ा बच्चा। एक परवरिश के टाइम बच्चों को संस्कार, संस्कार वर्ड सब बोलते हैं, है ना? हाँ। संस्कार, हमने भी बहुत बार इस पॉडकास्ट में बात की संस्कारों की। संस्कार होते क्या हैं, असली डेफिनेशन क्या है ये संस्कारों की? संस्कार होते हैं बिलीव्स आपके, जो आपके बिलीव्स बनते हैं। जो आप दो लोगों की बात करें, ये भी एक संस्कार है। आपने फियर डाला, कई पेरेंट्स नहीं डालते फियर, बिलीफ नहीं है उनका। संस्कार होते हैं जैसे आप रिचुअल्स करते हैं, आप मंदिर जाते हैं, आप उठते ही बड़ों को घर में प्रणाम करते हैं। वो संस्कार, वो बच्चे अपने आप सीखते हैं, वो संस्कार होते हैं। बेसिकली अगर मैं आपकी बात से समझूं, संस्कार अच्छे होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर रोज़ बच्चा अपने पेरेंट्स को ड्रिंक करते देखता है तो वही करेगा, लड़ाई झगड़ा करते देखता है तो वही करेगा। अगर उनका प्रेम देखता है, प्यार देखता है, उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखता है, बहुत हद तक वही करेगा शालू, पर उसकी एक अपनी सोच होगी, अपनी पर्सनालिटी होगी। अब फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चों के घर में बड़े रिचुअल्स होते हैं, है ना, पाठ पूजा बहुत होती है, लेकिन वो बच्चा नहीं करना चाहता। उसके दिमाग में क्या है? तो हाँ, हमने एक बच्चे को अपने हिसाब से दे दिया, अब उसने कैरी फॉरवर्ड करना है उसको, तो उसकी मर्जी है। ओके। आप फोर्स नहीं करो, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी जो थोपते हैं हम कि ये कर लो, है ना। प्लस हाँ, आपसे बच्चा आपको देख के बहुत कुछ अपने आप सीखेगा, तो अपने पे ध्यान दें, अपने पे काम करें। कितनी बार हम कहते हैं कि बच्चा आपको मिरर कर रहा है, आप में जो गलती है वो हाईलाइट हो रही है बच्चे में, तो पहले खुद में देखें इसको। हम, अगर आप देखो, डॉक्टर शिफाली है यूएस में, उसने बुक लिखी है कॉन्शियस पेरेंटिंग, और उसने बड़े पॉडकास्ट हैं। हम भी यही बात करते हैं, कॉन्शियसली पेरेंट करो, कॉन्शियस हो जाओ अपने बिहेवियर को लेके। आप अपने ट्रॉमास बच्चों पे नहीं डाल सकते, अपने अनमेट डिज़ायर्स बच्चों पे नहीं डाल सकते, अपनी चीज़ें बच्चों को नहीं सिखा सकते, उनको एज एन इंडिविजुअल लेते हैं। इन बातों पे एक चीज़ याद आती है, जो हमने बच्चों की सारी बात की, जब बच्चे टीनेजर में जेनजी बन के कट जाते हैं हमारे से, वो सारी उम्र कटे रहते हैं कहीं ना कहीं। कई बच्चे 80-90% कट जाते हैं वो, तो वो दर्द या फिर वो चुभन उनको पूरी लाइफ चुभता रहता है। उनको बचाने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, ये भी कोई ये नहीं है कि वो अपनी तरफ से 100% और अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, पर समटाइम्स उनको नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, तब वो गलत कर रहे हैं। सो शालू, बच्चे एक बार, जैसे अब क्या कहते हैं कि बॉयज़ और फादर्स की थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, मदर्स और डॉटर्स में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो थोड़ी देर के लिए दूर दूर जाते हैं, फिर वापस आएंगे, आपके पास आएंगे, कहीं नहीं जा रहे। एज आई सेड, आप बैकबोन हो, जहाँ फंसेंगे आपके पास ही आएंगे। आज भी हम अपने पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं कि दाल कैसे बनानी है, ये कैसे करना, छोटी से बड़ी बात तक हम उनको बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने। सिमिलरली आपके बच्चे वापस आएंगे,
ओह। और दूर जा रहे हैं तो हर्ट नहीं होना है, कोई बहुत बात नहीं, अच्छी वापस आएंगे। अब मैम इस पॉडकास्ट के लास्ट में मेरी कुछ वो रहेंगी। जैसे कि हमने पॉडकास्ट में बहुत सारा कुछ आज मेरे को जानने को मिला। मैं भी एक टीनेजर की मदर हूँ, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं बच्चे को रिस्पॉन्ड करूँ, राइट। ना कि मैं उस पे कमेंटिंग करने की बजाय या उस पे अपनी डिज़ायर्स थोपने की बजाय मैं उसकी बात भी सुनना बहुत ज़रूरी है। Absolutely. क्योंकि बेसिकली उसको खुद ही नहीं पता, उसका बॉडी, उसका माइंड, उसका हार्मोन्स सब कुछ चेंज हो रहे हैं, है ना। तो जैसे आपके पास बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे और लोग भी आते हैं। चलो बाकी किसी दिन फिर और लोगों पे बात करेंगे, आज हमारा टीनेजर के ऊपर ही है। तो मैम एग्ज़ाम्स के दिनों में ख़ास करके एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रह गया था मेरा। एग्ज़ाम्स के दिनों में पेरेंट्स, मैं भी बीइंग अ पेरेंट्स ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ। तो वो शायद ज़्यादा प्रेशर भी करते हैं कि ये 10 दिन पढ़ ले, इस 10 दिन का ही रिज़ल्ट आगे आना है। क्या वो सही है? देखो बच्चों को कई बार क्या होता है, उनको खुद टाइम का अंदाज़ा नहीं रहता, नहीं रहता, adolescent हाँ। बच्चों को ना, कि टाइम उनको इररिस्पेक्टिव कि सुबह हो गई है, शाम हो गई है, पढ़ाई का टाइम है, इस समय टीवी बंद कर। ऑफ कोर्स रिमाइंडर देना आपका काम है कि पढ़ लो। एंड रूटीन सेट करना, अगर आप बच्चों के बहुत क्लोजली एसोसिएटेड, आपको पता है कि रिविजन्स का ही टाइम होता है एग्ज़ाम, उससे पहले आप नया कुछ नहीं पढ़ सकते। आप एग्ज़ाम से पहले तैयारी करोगे, अपना सिलेबस ठीक से रखोगे या डिसिप्लिन रहोगे तो आपको आसान हो जाएगा। एग्ज़ाम टाइम पे ना पेरेंट्स पे प्रेशर आएगा ना बच्चों पे बच्चों आएगा। पे आएगा। हाँ, उनको रिमाइंडर देना ज़रूरी है बच्चों को कि आप ये टाइम पढ़ाई का है, ये टाइम आप रेस्ट कर सकते हो। 5 मिनट अगर आपने ब्रेक लिए तो 5 मिनट मतलब 5 मिनट, और उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लो, रादर देन गैजेट उठा के बैठ जाओ। थोड़ा सा मूवमेंट करके आ जाओ, आधा घंटा वॉक करके आ जाओ। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को आप ही बताएंगे, बताते रहना चाहिए, फीड करते रहना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट जहाँ आए, जहाँ लगे अब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहाँ छोड़ दो। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, उसको तरीका बदल दो बताने का। प्यार से। बताना फिर भी है, तरीका बदलना है, लड़ाई नहीं करना, बस घर बे- में झगड़ा नहीं झगड़ा नहीं करना, ये उससे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, सारा मूड ऑफ हो जाएगा, सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ठीक है। एक सवाल और है यहाँ पे। मैंने अभी अभी इंस्टाग्राम या फिर किसी रील में देखा था कि बहुत सारी कंट्रीज़ फ़ोन पे बैन कर रही हैं कुछ एज तक, इसमें टीनेजर बच्चे भी आ रहे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल। हमने कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी में हुई थी पैंडमिक से पहले, जिसमें हमने सिर्फ सोशल मीडिया और इंटरनेट एडिक्शन या इन सब एडिक्शंस की बात करी थी, स्क्रीन टाइम की बात। अभी सेक्रेटरीज और न्यूरोलॉजिस्ट को भी, हमें भी नहीं पता लॉन्ग टर्म इसका आपकी ब्रेन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। ओह। एडिक्शन है, ऑफ कोर्स एडिक्शन इज़ नॉट गुड, जो हमें पता है। इट वर्क्स लाइक अल्कोहल एंड डोपामिन सिक्रीट होता है, ये सब पता है। पर लॉन्ग टर्म डैमेज क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। अभी भी इस रिसर्चेस चल रही हैं, अभी भी काम हो रहा है, हर रोज़ नई कुछ ना कुछ आता है, नए एडवांसेस होते हैं, नया कुछ पता चलता है कि ये ब्रेन का एरिया ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो लिमिट में इसको करना और लिमिट में यूज़ करना स्क्रीन को बहुत ज़रूरी है, ये हमें पता है, ये अंडरलाइन है। और लिमिट का मतलब है कि हम कितनी लिमिट? न्यूबॉर्न से लेके 5 साल तक बिल्कुल स्क्रीन नहीं देना चाहिए। पर आजकल इतना ट्रेंड है, अगर मदर ने हेयर स्टाइल करना है या फिर मेकअप करना है, कुछ उसने भी बच्चे को फोन करना टैब है। बच्चे के पास अपना अलग से है, हाँ। तो 5 साल तक स्क्रीन नहीं देना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। एज अ डॉक्टर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइकियाट्रिस्ट और एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, कोई भी आपको यही सजेशन देगा। 5 इयर्स तक जितनी कोशिश हो सके नहीं देना चाहिए। उसके बाद अगर आपको देना है, बच्चा मांग रहा है या टीवी दे, सो टिल द एज ऑफ 13 इयर्स नॉट मोर देन एन आवर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो ना शालू, आपकी सारी सेंसेस डेवलप होती हैं। अब अगर 3 साल का बच्चा कुर्सी खींच रहा है घर में, कि हम ऐसे ही करते थे, कुर्सी खींचते थे, हाँ। बर्तनों से खेलते थे, है ना, तो हमारी सारी सेंसेस एक्टिवेट होती थी। हमें कितना प्रेशर देना है, हमने उसको कितनी जोर से खींचना है, समटाइम गिरते भी थे, देख रहे हैं, चोट लग रही है, हमें सारे किनेस्थेटिक सेंस, 5 सेंसेस हमारी यूज हो रही हैं। टैब में क्या यूज हो रहा है? आई साइट, कुछ नहीं, आई साइट तो जा रही है, उतना ही, और कुछ नहीं यूज हो रहा। तो आपकी ये जब सेंसेस, और ये बड़े होते भी यही है, एडोलेसेंट बच्चों के लिए भी फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है, दवाई है। 1 घंटा आपका एडोलेसेंट बच्चा अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करता है, कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं आएगा। ओह,
ये बहुत अच्छी बात बोली। अगर 1 घंटा हर रोज आधा घंटा भी वो जॉगिंग करता आपने है। मेरे लास्ट सवाल का जवाब दे ही दिया खुद ही कि बेसिकली हमें मेंटल इश्यूज से बचना कैसे है, हमारे टीनेजर को खास So, करके और पेरेंट्स को कैसे बचना एक रूटीन से बचपन से फिजिकल एक्टिविटी का, खेलने का रूटीन बनाना है। एक मजदूर को कभी भी या बहुत Mental कम issue। मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। मेड्स को आपने देखा होगा कभी बहुत भी। कम मेंटल हेल्थ, बिकॉज वो इतना फिजिकल वर्कर। हम जितना बैठे रहेंगे उतनी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। ओ सो इमोशन की स्पेलिंग भी यही है, इमोशन। ई तो जितना आप या अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा रहेंगे। रहेंगे, आपकी इमोशंस भी ज़्यादा रहेंगे, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ेगा। बैठे नहीं रहना है कॉन्शियसली। 1 घंटे अगर आप बैठ गए हो, 2 घंटे बैठ गए, तो उठो, मूवमेंट में आ जाओ। आप पेड़ नहीं हो, ओह ह्यूमन बीइंग हो। आपको चलना है, मूवमेंट में लाना है बॉडी को। कोशिश करें बच्चों को बचपन से लेके 18 साल तक रोज़ फिज़िकल एक्टिविटी में डालें, करें। रूम में नहीं बैठे रहने दें, गैजेट टाइम लिमिट करें। बहुत मज़ा आया। आपने लास्ट में बहुत अच्छी बात बोली कि गैजेट्स बहुत सारी कंट्रीज़ ने बैन कर दिए हैं। Yes। उन्होंने एक एज लिमिट कर दी है। कई कंट्रियों ने तो ये एज 20 भी रखी है, कईयों ने 18 साल रखी है कि तब तक अगर आप बच्चों को कोई भी गैजेट देते हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देते हो, चाहे वो फ़ोन है, टैब है, कुछ भी, तो उनको पनिशमेंट तक भी दी जा सकती है Right। पेरेंट्स को। बहुत तो अच्छा। आई थिंक बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। और मैंने भी अपनी डॉटर को अभी तक फ़ोन नहीं दिया है। वेरी गुड। अगर उसका Very होमवर्क good। आता है, Commendable। अगर उसका कोई होमवर्क आता है तो वो मेरा फ़ोन ले सकती है, अपना काम कर सकती है, अपने दोस्तों से बात भी कर जब आप सकती है। संस्कार पूछ रहे थे ना, इसको संस्कार कहते हैं। कोशिश होती है, क्योंकि जहाँ तक मुझे अपनी सारी बातचीत में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी यहाँ, पेरेंट्स सारे बहुत प्यार करते हैं, बस प्यार करने का हमें थोड़ा सा बीइंग अ पेरेंट्स ढंग बदलना है। ज़्यादा प्यार भी नहीं करना है, हाँ गुस्सा करना है तो गुस्सा करना है, करना। चीज़ें बहुत नहीं देनी है, बस यही सब करना है और कुछ ताकि जो नहीं। वो एक अच्छे और संस्कारी इंसान बने और अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए। एब्सोल्युटली। थैंक यू शालू। थैंक यू मैम। पॉडकास्ट में आपने अपना टाइम निकाला और हमारे से इतनी अच्छी बातचीत की, जिसमें टीनेजर पेरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट बातचीत थी, क्योंकि बीइंग अ टीनेज पेरेंट बहुत सारी गलतियाँ बीइंग अ पेरेंट्स हम भी करते हैं, उन पे चिल्ला देते हैं, चीख देते हैं। आज हमें पता चला कि हमने उनसे शांत मन से बात करनी है। और सबसे बड़ी बात आपने बोली कि आग से आग कभी बुझ सकती ही नहीं है, इसलिए आग के ऊपर ठंडा पानी ही डालना पड़ेगा। ठंड पाओ। तो बहुत मज़ा आया मैम, मुझे बहुत सारी जानकारी थैंक यू मिली। शालू। थैंक यू। पॉडकास्ट विद शालू में आज आप मिले डॉक्टर रूबी जी से। डॉक्टर रूबी आहूजा जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि टीनेजर पेरेंट्स को बीइंग अ टीनेजर पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट्स हमें बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ताकि वो एक अच्छी एजुकेशन पा सकें, ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सकें और हम भी अच्छे पेरेंट्स बन सकें और उनकी लाइफ भी अच्छी हो सके। उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी। आपने कभी भी बच्चों पे चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर आपको उनकी कोई मिस्टेक पता लगती है, धीरे से उनके साथ बहुत कूल डाउन होकर बात करनी चाहिए। हाँ, उनकी गलतियाँ उनको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको नहीं पता अभी, पर गलती बताने का तरीका हमें हमेशा चेंज कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें बच्चों को टाइम देना चाहिए, बच्चों के साथ अच्छी कन्वर्सेशन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी कन्वर्सेशन नहीं करोगे, बच्चों के साथ बातचीत नहीं करोगे, तो उनकी प्रॉब्लम कैसे पता लगेंगी। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आज हमें डॉक्टर रूबी जी ने दी। उनकी हिडन बुक के बारे में भी हमने यहाँ बात की, हमें बहुत मज़ा आया। अब आती है बात पॉडकास्ट विद शालू की, जहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर बन सकते हो। आप देखते रहिए पॉडकास्ट विद शालू, जहाँ पे आपको मिलती है ढेर सारी जानकारी। आप बन सकते हो अपनी ज़िंदगी के मास्टर, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में हर एक सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। चाहे वो डॉक्टर के कोई बीमारियों की इशू हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो आपकी ज्ञान है, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हैं, चाहे वो टीचर हैं, हमें कैसे पालन पोषण करना है अपने बच्चों का। अगर ये ज्ञान होगा तो आप एक मास्टर ऑफ लाइफ बन सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के मास्टर बन सकते हो। पॉडकास्ट विद शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पे आपको मिलती है ढेर सारी जानकारी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसीलिए पॉडकास्ट विद शालू देखते रहिए।